तो दोस्तों बेबी बैंडिडो करके एक सीरीज़ हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी सेक्शन 1 के साथ नेटफ्लिक्स पर। अब उस सीरीज़ का सेक्शन 2 हमें देखने को मिल रहा है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हम बात करेंगे इसी सीरीज़ के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। बेबी बैंडिटो एक चिली डकैती ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो जूलियो जोरक्वेरा अरियागारा, फर्नांडो गुजोनी और पेपा सैन मार्टिन द्वारा निर्देशित और डिएगो मुनोज द्वारा लिखित है। इसकी पटकथा और संवाद जुआन एंड्रेस रिवेरा, लुइस पेरेज गार्सिया और वेलेरिया हॉफमैन द्वारा सहलिखित है। एक दो फेबुला द्वारा निर्मित और इसमें निकोलस कॉन्ट्रेरास, फ्रांसिस्का आर्मस्ट्रांग, पाब्लो मकाया, कार्मेन ज़बाला और लुकास वर्गारा ने अभिनय किया है। 3 श्रृंखला का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 31 जनवरी 2024 को हुआ। 4 ढालना निकोलस कॉन्ट्रेरास, 5 केविन के रूप में फ्रांसिस्का आर्मस्ट्रांग, 5 जेनेसिस के रूप में पाब्लो मकाया, 5 पेंटेरा के रूप में कार्मेन ज़बाला, 5 मिस्टिका के रूप में लुकास वेरगारा, 5 पांडा के रूप में मारियो हॉटन, 5 गैल्गो के रूप में मॉरिसियो पेसुटिक, 5 एल कार्निसेरो के रूप में डेनियल मुनोज, 5 पेद्रो के रूप में मार्सेलो अलोंसो, 5 रूसो के रूप में मारियाना लोयोला, 5 एना के रूप में फ्रांसिस्का इम्बोडेन, 5 फिस्कल सोराया के रूप में रिकार्डो फर्नांडीज, 5 कोमिसारियो बोजो के रूप में एम्पारो नोगुएरा, 5 नतालिया के रूप में वेस्टा लुग, 5 लुडोविका के रूप में उत्पादन। जून 2023 में नेटफ्लिक्स पर सीरीज की घोषणा की गई। 6 फिल्मांकन चिली और इटली में हुआ। 7 सीरीज का ट्रेलर 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। 8 स्वागत। कॉमन सेंस मीडिया की मेलिसा कैमाचो ने श्रृंखला को 5 में से 3 स्टार दिए। 9 डिसाइडर के जोएल केलर ने श्रृंखला की समीक्षा की। डिएगो मुनोज एरेंचुन, सैंटियागो डे चिली, 11 फरवरी 1976, चिली के फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता है। वे सेंट्रो मोरी के फिक्शन क्षेत्र के क्रिएटिव डायरेक्टर भी है। 1 जीवनी। उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज में द्वितीय वर्ष तक पढ़ाई की और बाद में कोलेजियो फ्रांसिस्को डी असिस डी लास कोंडेस में अपनी पढ़ाई पूरी की। तब से उन्होंने साथी कलाकारों निकोलस सावेद्रा और मारियाना लोयोला के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखी है। फर्नांडो गोंजालेज थिएटर स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह अभिनेता के एक और महान मित्र गोंजालो वालेजुएला के साथी थे। 1998 में उन्होंने टेलीविजन नेशनल डी चिली पर टेलीविजन श्रृंखला बोर्रोन वाई क्वेंटा नुएवा में अपनी शुरुआत की। बाद में उन्होंने चैनल 13 पर अन्य नाटकीय प्रस्तुतियों में भाग लिया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला माचोस में खुद को एक अभिनेता और दिल की धड़कन के रूप में स्थापित किया। साथ ही उन्होंने सबाडो वाई माल्टा कॉन ह्यूवो और नाट्य प्रस्तुतियों सहित विभिन्न फिल्मों में भाग लिया है। उन्होंने हीरोज, चैनल 13, 2007 श्रृंखला में जोस एंटोनियो पेरेज कोटापोस की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने टीवीएन प्रोडक्शन, मार्टिन रिवास में अभिनय किया। 3 अपने नाट्य कार्य में उन्होंने गेम्स 8 सिएस्टा टाइम जैसे नाटकों में अभिनय किया है और 2008 में आर यू देयर का निर्देशन किया है। 4 2010 के दशक के दौरान उन्होंने पाब्लो लाराइन की 4 फिल्मों नो एल क्लब, नेरुदा और एमा में सहायक भूमिकाएं निभाईं। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम पेसुटिक है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम पेरेज है। मॉरिसियो पेसुटिक, जन्म मॉरिसियो सैंटियागो पेसुटिक पेरेज, 3 मई 1948, आयु 77। पुंटा एरेनास, चिली पेशा अभिनेता। मॉरिसियो सैंटियागो पेसुटिक पेरेज, जन्म 3 मई 1948, एक चिली अभिनेता है जिनका टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और रंगमंच में लंबा करियर रहा है। उन्होंने चिली के कैथोलिक विश्वविद्यालय से नाटक और फिल्म निर्देशन का अध्ययन किया। उन्होंने 1970 के दशक में
3 लघु फिल्में भी लिखीं और निर्देशित कीं। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई है, लेकिन खलनायक के रूप में उनकी पहचान सबसे ज्यादा है। 2001 में उन्हें एब्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला और 2002 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता के लिए अल्ताजोर पुरस्कार मिला। धारावाहिकों लॉस टाइटर्स 1984 नेस्तर के रूप में, कैनाल 13 द्वारा प्रेषित ला अल्टीमा क्रूज 1987 रामिरो के रूप में, नेहर 13 द्वारा प्रसारित सेमीडियोस 1988 अल्बर्टो के रूप में, कैनाल 13 द्वारा प्रसारित विला नेपोली 1991 सेबेस्टियन के रूप में, कैनाल 13 द्वारा प्रेषित ट्रम्पस वाई केयरटास 1992 विटोरियो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रेषित जैकमेट 1993 में रोडोल्फो मोलर के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित रोम्पे कोराजोन 1994 बाल्टजार प्लाजा के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित एस्टुपिडो क्यूपिडो 1995 पाद्रे बेनिटेज के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित जूगोस दी फुएगो 1995 लिएंड्रो सेरानो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित सुकुपिरा 1996 रेनेटो मोंटेनेग्रो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित लोकापाइल 1996 हरनान कैनास के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित टिक टैक 1997 एंजेल मेंडिजाबल एंजेला स्मिथ के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित बोरोन वाई क्वेंटा नुएवा 1998 ग्रेगोरियो उरुटिया के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित ला फिएरा 1999 रिबोलेडो के रूप में, टीवीएन द्वारा रसारिते क्वेलारे 1999 प्रुडेंशियो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित सेंटो लाद्रोन 2000 टिबेरियो कार्पियो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रेषित अमोरेस डी मर्काडो 2001 चिंगाओ सोलिस के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित पुरसंग्रे 2002 में रिकेरेडो ओयार्जुन के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित डॉट पेकाडोरेस 2003 रिगोलेटो मोरांडे के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित रेस्टिनो क्रूजडोस 2004 कार्लोटो एस्क्वेला के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित वर्सेस 2005 बार्टोलोमे चैप्रो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रेषित कॉम्प्लिसेस 2006 गोंजालो मार्डोन्स के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित फ्लोरिबेला 2006 एंटोनियो के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रेषित कोराजोन डी मारिया 2007 सेंसन के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित अमोर पोर एक्सीडेंट 2007 में दुसान मारिनोविक के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित व्यूरा एलेग्रे 2008 सेंड्रोज पाटा के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित क्या यह एलिसा है 2009 प्रीफेक्टो नेस्टर सालाजार के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित मार्टिन रिवास 2010 डेमासो एनकिना के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित एल लाबेरिंटो डी एलिसिया 2011 व्लादिमीर नवारेंको के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित सु नोम्ब्रे एस जोकिन 2011 डायोनिसियो सिल्वा के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित पोब्रे रिको 2012 जुआन कार्लोस पेरेज के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित दो सोशियस 2013 रिकार्डो ओसांडोन के रूप में, टीवीएन द्वारा प्रसारित 3 पिटुका सिन लुकास 2014 जोस एंटोनियो रिसोपट्रॉन के रूप में, मेगा द्वारा प्रसारित पोब्रे गैलो 2016 में पाद्रे अल्मिरो आर्मिजो के रूप में, मेगा द्वारा प्रसारित मार्सेलो एलेजांद्रो अलोंसो क्लारो जन्म 19 मार्च 1969 चिली के एक अभिनेता और थिएटर निर्देशक है। अलोंसो के पास चिली विश्वविद्यालय के कला संकाय के थिएटर विभाग से अभिनय की डिग्री है। 1994 में उन्होंने चैनल 13 पर चंपाना टेलीविजन श्रृंखला में शुरुआत की, हालांकि वे केवल आवर्ती उपस्थितियां थीं। 2004 में वह शाम की टेलीविजन श्रृंखला लॉस पिंचेरा के कलाकारों में शामिल हो गए और उस वर्ष से उन्होंने टीवीएन के नाटकीय क्षेत्र की टेलीविजन श्रृंखला के भीतर खुद को एक स्थिर अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। 2015 से उन्होंने ला पोसीडा, एल कैमियोनेरो 2016 और वेना प्रोफे 2017 की प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। थिएटर में वह हेनरिक इब्सेन द्वारा कासा डी मुनेकास, रोड्रिगो बाजेस द्वारा पेलो नेग्रो, बोका अरीबा और टिम क्राउच द्वारा
अनरोबल के कलाकारों का हिस्सा रहे हैं। थिएटर निर्देशक के रूप में वह जुआन रॉड्रिगन द्वारा लास ब्रूटास और युकियो मिशिमा द्वारा मैडम डी साडे के पहले संस्करण के प्रभारी रहे हैं। फिल्म अभिनेता के रूप में उन्हें बोलीविया के इबेरो अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल 2002 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया और फिल्म ए कैब फॉर थ्री में उनकी भूमिका के लिए एपीएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिस्टोरियास डी फुटबॉल और एल चाकोटेरो सेंटिमेंटल फिल्मों में भी काम किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिली, और एल डेस्क्वाइट में उनके प्रदर्शन के अलावा उन्हें 2000 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए अल्ताजोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्होंने एल चाकोटेरो सेंटिमेंटल के सीक्वल रेडियो कोराजोन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें एक नया अल्ताजोर नामांकन मिला। 2015 में उन्होंने मिगुएल लिट्टिन द्वारा निर्देशित फिल्म अलेंदे एन सु लेबेरिंटो में साल्वाडोर अलेंदे के रूप में अभिनय किया। संगीत व्यवसाय 2016 में मुनोज गाते हुए उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी कदम रखा है, एक क्यूका ब्रावा गायक के रूप में, 3x7 वेंटुइना समूह के लिए एक गायक के रूप में। 2002 क्यूकाजो डेल रोटो चिलेनो में उनकी मुलाकात लॉस चाकेरेरोस डी पेन की आवाज फेलिक्स लैंकाफिल से हुई। लॉस चिलिनेरोस, लॉस ट्राइकोलोरेस और हेक्टर पावेज के रिकॉर्ड पर मुनोज के काम ने उन्हें लैंकाफिल के साथ एकजुट करने के लिए कलात्मक समर्थन के रूप में काम किया, जो 2005 से 3x7 वेंट्यूना में गायन और अकॉर्डियन के प्रभारी रहे हैं। समूह एक प्रकार के सुरुचिपूर्ण शहरी और सामाजिक रूप से जागरूक क्यूका को बढ़ावा देता है। 2005 में उन्होंने क्यूकस कोमो लास कैंटा एल रोटो नाम से अपना पहला एल्बम जारी किया, जिसमें फर्नांडो गोंजालेज माराबोली और नैनो नुनेज जैसे लोगों की रचनाएं शामिल हैं, और मैनुअल रोड्रिग्ज को श्रद्धांजलि देने के लिए पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखे गए 3 क्यूकस शामिल है। 2007 में उन्हें फेस्टिवल डेल हुआसो डे ओल्मुए में आमंत्रित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने अपना दूसरा एल्बम ला ओत्रा पटीटा रिलीज किया। अंततः उनका तीसरा स्टूडियो काम अल कॉम्पस डेल 6x8 इंच राष्ट्रीय संगीत परिदृश्य में समूह का एकीकरण साबित हुआ। आलोचकों की प्रशंसा के कारण इसे 2010 में पारंपरिक या मूल लोक संगीत के सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए अल्ताजोर पुरस्कार मिला। 2012 में विना डेल मार महोत्सव के तीसरे दिन वे क्विंटा वेरगारा में एक गायक के रूप में लौटे। 2013 में उन्होंने अपने नए बैंड लॉस मारुजोस के साथ एक एल्बम जारी किया, जिसका शीर्षक क्यूका था, और 2015 में तिरंडो पाटा नामक एक और एल्बम जारी किया। 2020 में उन्होंने लॉस 30 पेसोस नामक एक अन्य बैंड के साथ एक नया एल्बम जारी किया, जिसका शीर्षक एस्टालिडो सोशल के स्पष्ट संदर्भ में क्रोनिकस डी उना रेवुएल्टा था। मारियाना फ्रांसिस्का लोयोला रूज, सैंटियागो, 2 अगस्त 1975, चिली की एक थिएटर, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। लोयोला ने थिएटर में नियमित रूप से काम करना शुरू किया, जब तक कि 2001 में उन्हें टेलीनोवेला अमोरेस डे मर्काडो में कास्ट नहीं कर लिया गया। उसी वर्ष उन्होंने एंड्रेस वुड की ला फीएब्रे डेल लोको से अपनी फीचर फिल्मी शुरुआत की। उसके बाद सबटेरा और कैचिम्बा में काम किया। इसके बाद उन्होंने माचोस जैसी टेलीविजन परियोजनाओं में भी काम किया और एल बैले डेला विक्टोरिया के अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में भी शामिल हुईं। वह अपने देश के प्रमुख पुरस्कारों 2 एप्स, 1 अल्ताजोर पुरस्कार, 1 पेद्रो सिएना पुरस्कार और 1 कैलेउचे पुरस्कार की विजेता रही है। इसके अलावा उन्हें फेस्टिवल डे सिने इबेरोमेरिकानो डे हुएल्वा में 1 पुरस्कार और कार्टाजेना फिल्म फेस्टिवल में 1 पुरस्कार भी मिला है। 1, 2, 3, 4 फिल्मोग्राफी प्ली परत फिल्में वर्षप प्ली परत भूमिका निदेशक 2000 मोनोस कॉन इसाबेल लास्टेनली गोंजांस्की 2001 नेगोशियो रोसिता मारिया रिकार्डो कैरास्को फीबर देल पेट्रिसिया एंड्रेस वुड 2003 सब टेरा मर्सिडीज मार्सेलो फेरारी। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम इम्बोडेन है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम फर्नांडीज है।
फ्रांसिस्का इम्बोडेन 2017 में इम्बोडेन जन्म फ्रांसिस्का मारिया इम्बोडेन फर्नांडीज 31 जुलाई 1971 आयु 54 विना डेल मार चिलियल्मा मेटर चिली का पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय पेशा अभिनेत्री फ्रांसिस्का मारिया इम्बोडेन फर्नांडीज जन्म 31 जुलाई 1971 एक चिली अभिनेत्री है, एक जिन्होंने फिल्म, थिएटर और टेलीविजन में प्रदर्शन किया है। डैनियल पेट्रिसियो मुनोज ब्रावो जन्म 11 फरवरी 1966 चिली के एक अभिनेता, हास्य अभिनेता और क्यूका गायक है। एक उनके व्यापक पाठ्यक्रम ने उन्हें अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे टेलीविजन पर एल एफे, एल मालो, एल चांटा, एल शाह और एल कार्मेलो जैसे अपने हास्य किरदारों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही फिल्म और टेलीविजन में अधिक नाटकीय भूमिकाओं के लिए भी। चैनल 13 के प्रशंसित लॉस 80 में जुआन हेरेरा के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका, हुआइक्विमन और टोलोसा में निजी जासूस डोनोवन हुआइक्विमन के रूप में, फिल्म द सेंटिमेंटल टीजर में जुआन लेनन के रूप में, फिल्म ए कैब फॉर 3 में चावेलो के रूप में और अलेंदे एनसु लेबेरिंटो में सल्वाडोर अलेंदे के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करते। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। उनका जन्म सैन फर्नांडो में हुआ था और उन्होंने चिली विश्वविद्यालय के थिएटर स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1988 में एल अल्मा बुएना डे से चुआन नाटक से स्नातक किया। उन्होंने अपना बचपन अपनी दादी, मौसी, माँ और बहन के साथ बिताया। जब वे 11 वर्ष के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। उनकी संगीत की जड़ें बचपन में ही शुरू हो गईं, जब उनकी दादी ने उन्हें क्यूका और लोकगीतों की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने 1980 के दशक के अंत में एनो कैरोलिना कूलॉन से पहली शादी की, जिनसे उनकी पहली बेटी लीला मारिया हुई। ग्रीन हैट थिएटर कंपनी के साथ बर्लिन की यात्रा पर उनकी मुलाकात हेद्रून ब्रेयर से हुई, जिनसे 1998 में उन्हें एक बेटा गैब्रियल हुआ। अभिनय कैरियर लॉस 80 के मुख्य कलाकारों के साथ 1987 में उन्होंने सबाडोस गिगेंटेस कार्यक्रम के लिए ऑडिशन दिया, जहां उन्हें एक हास्यपूर्ण किरदार निभाने के लिए एक युवा अभिनेता की तलाश थी। यही वह क्षण था जब जनता द्वारा पहचाना और सराहा गया उनका पहला किरदार जन्म लेता है। एल एफे एक ऐसा युवक है जो अपनी वास्तविकता से कहीं अधिक लोकप्रिय और उपयोगी प्रतीत होता है। इस किरदार की सफलता और प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें सड़कों पर पहचानने लगे और उन्होंने एक विज्ञापन अभियान और टेलीविजन के लिए एक विज्ञापन में भी अभिनय किया, जिसमें इस किरदार को दर्शाया गया था। इस वजह से अभिनेता में एक असहज स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने टेलीविजन छोड़कर रंगमंच को समर्पित होने का फैसला किया। 1992 में वे मेगाविजन में जैपनिंग विद जा के नए कलाकारों में शामिल हुए, जहां उन्होंने विली जानार्टू और सेनोरा पोची के बेटे विली जानार्टू जूनियर या विलिटो को जीवन दिया, जो एक पिज्जा बनाने वाला था और कभी डिलीवरी नहीं कर पाता था क्योंकि वह हफ्ते दर हफ्ते अलग अलग जगहों पर दिखाई देता था, और उस समय के एक बेहद लोकप्रिय वाइन विज्ञापन की पैरोडी में इवान जमोरानो को भी। वे 1993 सीजन के अंत तक वहीं रहे। 1997 में वह हास्य कार्यक्रम ना क्यू वेर कॉन चिली में दिखाई दिए, जहां उनके सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शनों में से एक, एल मालो, एक युवा सीमांत कलाकार के रूप में सामने आया। यह वेंगा कॉनमिगो में जोस अल्फ्रेडो फुएंतेस द्वारा संचालित एक नियमित शो था और कैनाल 13 का प्रमुख शो वीवा एल लूनेस था। इस किरदार की लोकप्रियता के कारण उन्हें 2000 में विना डेल मार अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव के लिए चुना गया, जहां इस किरदार को आखिरी बार प्रस्तुत किया गया था। यह 2010 तक चला, जब वह एक सरकारी विज्ञापन में दिखाई दिए, जिसमें बड़े पैमाने पर सूचना चोरी के मद्देनजर बैंक उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड और गोपनीय जानकारी का ध्यान रखने की चेतावनी दी गई थी। 1 साल बाद उन्होंने कार्मेलो की स्थापना की, जहां उन्होंने अपनी देशी जड़ों को बचाया। कार्मेलो के बगल में ही उन्होंने क्यूका के साथ अपना सीधा संपर्क शुरू किया। कार्मेलो एक लोकप्रिय पहचान बन गया, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर क्विंटा वेरगारा में आमंत्रित किया गया।
एक प्रमुख हास्य अभिनेता के रूप में पहले से ही पहचाने जाने वाले, एक गंभीर अभिनेता के रूप में उनकी अभिनय क्षमता का विकास 2008 में लॉस 80 में जुआन हेरेरा के किरदार से हुआ, जो एक मध्यमवर्गीय पिता है जिसे 1980 के दशक में चिली में सैन्य तानाशाही के दौरान अपने 3 बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करना पड़ता है। इस किरदार की बदौलत उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 अल्ताजोर पुरस्कार जीते हैं, जिससे श्रृंखला जनता के लिए एक पंथ वस्तु बन गई है। वह जुआन कार्लोस इम्बोडेन और मारिया इसाबेल फर्नांडीज की बेटी है। अपनी बहनों कैटालिना और इग्नासिया के साथ उन्होंने कॉलेज फ्रांसेइस ऑफ विना डेल मार में पढ़ाई की, जो अब एलियांसे फ्रांसेइस जीन डियलाम्बर्ट के नाम से जाना जाता है। इम्बोडेन ने पोंटिफिका यूनिवर्सिडाड कैटोलिका डी चिली से थिएटर अध्ययन में अध्ययन और स्नातक किया, और उनकी पेशेवर शुरुआत 1997 में टीवीएन के सोप ओपेरा ओरो वर्डे से हुई। वह कई इंटरनेट साइटों के लिए स्तंभकार है, जैसे चिली में टेरा नेटवर्क्स की पत्रिका पुंटोनेट। उनका छद्म नाम फ्रैंका है। इम्बोडेन की सगाई चिली के वास्तुकार पाब्लो रेडोंडो से हुई है तथा वह 2 बेटियों और 1 बेटे की मां है। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम नोगुएरा है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम पोर्टलेस है। अम्पारो नोगुएरा 2019 में नोगुएरा जन्म मारिया एम्पारो नोगुएरा पोर्टलेस सैंटियागो डे चिलियल्मा मेटर चिली का पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय व्यवसाय अभिनेत्री, रंगमंच निर्देशक सक्रिय वर्ष 1988, वर्तमान जीवनसाथी मार्सेलो अलोंसो। मारिया एम्पारो नोगुएरा पोर्टलेस एक चिली टेलीविजन, थिएटर और फिल्म अभिनेत्री और थिएटर निर्देशक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मारिया एम्पारो नोगुएरा पोर्टलेस उद्धरण वांछित अभिनेता हेक्टर नोगुएरा इलानेस और इसिडोरा पोर्टलेस की बेटी है। उनके दादा हेक्टर नोगुएरा प्रीतो चिली के पूर्व राष्ट्रपति जोस जोकिन प्रीतो वायल के वंशज थे। एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता, और उनकी मां डिएगो पोर्टल्स की वंशज है। 2 बास्क वंश के चिली के राजनेता। 3 नोगुएरा ने पोंटिशिया यूनिवर्सिडेड कैटोलिका डी चिली और एस्कुएला डी टीट्रो इमेजेन में अभिनय का अध्ययन किया। 4 उनकी सौतेली बहन एमिलिया भी एक अभिनेत्री है। 5 आजीविका। नोगुएरा चिली की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। वह एल सिक्लिस्टा डी सैन क्रिस्टोबल, एल पेस डी ऑक्टूब्रे और एमाई अल्टिमो होम्ब्रे फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। उन्होंने अन लाद्रोन वाई सु मुजेर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अल्ताजार पुरस्कार जीता। उद्धरण आवश्यक। 2009 में नोगुएरा टीवी श्रृंखला डोंडे एस्टा एलिसा में दिखाई दिए, अमांडा गोल्डस्टीन के रूप में। डकैती फिल्म या केपर फिल्म अपराध फिल्मों और केपर कहानी की एक उपशैली है, जो एक महत्वपूर्ण डकैती की योजना, निष्पादन और उसके बाद पर केंद्रित है। शुरुआती परिभाषित डकैती फिल्मों में से एक थी द एस्फाल्ट जंगल 1950, जिसके बारे में फिल्म शैली 2000 ने लिखा था कि इस शैली ने लगभग अकेले ही मुख्यधारा के सिनेमा के लिए इस शैली को लोकप्रिय बना दिया। इसमें ऐसे लुटेरे दिखाए गए थे जिनकी व्यक्तिगत कमियां अंततः उनकी डकैती की विफलता का कारण बनी। इसी फॉर्मूले पर आधारित ऐसी ही फिल्में थीं आर्मर्ड कार रॉबरी 1950, द किलिंग 1956 और द गेटवे 1972। 1990 के दशक तक डकैती फिल्मों ने इन परंपराओं के साथ प्रयोग और खेलना शुरू कर दिया और अपनी कहानियों में हास्य जैसे तत्वों को शामिल किया। शैली की विशेषताएं। हालांकि इस बात पर कोई सर्वसम्मति नहीं है कि डकैती वाली फिल्म क्या होती है, फिर भी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो इस शैली की अधिकांश फिल्मों में पाई जाती है। सबसे बुनियादी बात यह है कि इस शैली की फिल्में एक बड़ी डकैती की योजना, निष्पादन और उसके बाद की घटनाओं का अनुसरण करती है। हालांकि बड़े अपराध की ओर ले जाने वाले छोटे अपराध हो सकते हैं, यह बड़ा अपराध फिल्म का केंद्र बिंदु होता है और वह घटना होती है जो फिल्म के कथानक के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके परिणामस्वरूप
डकैती वाली फिल्में अपराध की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे अक्सर बहुत विस्तार से योजनाबद्ध किया जाता है, जिसके बाद डकैती का विस्तारित विवरण दिया जाता है। यह शैली इस मायने में भी विशिष्ट है कि यह विशेष रूप से अपराध करने वालों का अनुसरण करती है, न कि उन लोगों का जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 2. इससे अक्सर दर्शकों के मन में अपराधियों के लिए सहानुभूति या सम्मान का भाव पैदा होता है। 2. एक और सामान्य विशेषता डकैती को पूरा करने के लिए एक टीम का इकट्ठा होना है। 2. जिसमें प्रत्येक सदस्य काम पूरा करने के लिए आवश्यक एक अद्वितीय कौशल या विशेषता का योगदान देता है। 2. समय के साथ फिल्म निर्माताओं ने इन विशेषताओं को लिया और उन्हें बदलकर इस शैली पर दिलचस्प नाटक रचे। उदाहरण के लिए रिजर्वायर डॉग्स 1992 डकैती की योजना और उसकी ज्यादातर योजना को छोड़कर लगभग पूरी तरह से उसके बाद की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका एक और उदाहरण द इटालियन जॉब 1969 है, जो डकैती की योजना और उसके क्रियान्वयन को दिखाती है, लेकिन उसके बाद की घटनाओं को पूरी तरह से नहीं दिखाती। किशोर कॉमेडी द परफेक्ट स्कोर 2004 हाई स्कूल के छात्रों की कहानी है जो कीमती सामान चुराने के बजाय एसएटी परीक्षा के उत्तर चुराने की कोशिश करते हैं। शैली के अन्य ट्रॉप्स में भाग्य के कारण डकैती की विफलता या इसमें शामिल अपराधियों के लक्षण शामिल है। उनमें से एक प्रतिभागियों में से एक डकैती के दौरान घायल हो जाता है या दूसरों को उसके दौरान या बाद में धोखा देता है। 3. यह चलन हॉलीवुड में मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोर के दौरान शैली की शुरुआती फिल्मों के परिणामस्वरूप शुरू हुआ। 4. जिसने अपराधियों को उनके अपराध से बच निकलने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर के गायब होने के बाद से यह बदल गया है। 4. असफल डकैतियों का ट्रॉप अभी भी बना हुआ है। सबसे गतिशील उदाहरणों में से एक है रिजर्वायर डॉग्स, जो पूरी तरह से यह पता लगाने की कोशिश पर केंद्रित है कि उनके समूह के सदस्यों में से किसने एक असफल डकैती के बाद उन्हें धोखा दिया। एक और लोकप्रिय ट्रॉप एक आखिरी काम है, जिसके तहत जीवन छोड़ने की चाह रखने वाला एक अपराधी टीम को एक आखिरी डकैती करने के लिए नियुक्त करता है। इतिहास। जबकि डकैती फिल्म के तत्वों को द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903 जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है, यह शैली 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। 5. ऐसा करने वाली पहली फिल्म के रूप में व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की गई है जॉन हस्टन की 1950 की द एस्फाल्ट जंगल, जिसमें स्टर्लिंग हेडन और सैम जाफी सहायक भूमिका में मर्लिन मुनरो के साथ ने अभिनय किया है। 1. इसमें डकैती के कई लक्षण शामिल है जो अपराधी के दृष्टिकोण से विस्तृत योजना, त्रुटिपूर्ण निष्पादन और एकल डकैती के बाद के भयावह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. यह एक टीम बनाने के लिए विभिन्न कुशल अपराधियों की भर्ती के लिए बड़ी मात्रा में समय भी समर्पित करता है। 2 पुरानी फिल्में जिन्हें कुछ लोग इस शैली के पूर्व उदाहरण मानते हैं और अन्य इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण, एक है क्रिस क्रॉस 1949 और द किलर्स 1946। हालांकि ये फिल्में अपराधियों के नजरिए से एकल डकैती की योजना, निष्पादन और उसके बाद की घटनाओं को दर्शाती है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि वे अपराध की योजना और उसके बाद की घटनाओं पर बहुत अधिक समय और वास्तविक काम पर बहुत कम समय देती है। ये सभी फिल्में उन तत्वों के लिए भी उल्लेखनीय है जो फिल्म नोयर से प्रभावित है, जिनमें उनकी मूडी, अभिव्यक्तिवादी ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी और गहरा भाग्यवादी लहजा शामिल है। परिणामस्वरूप डेरिल ली जैसे विद्वान ऐसे उदाहरणों को नोयर डकैती कहते हैं। 5. बीबीसी की एनी बिल्सन अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई 1954 को टीम को इकट्ठा करने के उस रूपक पर प्रभाव के रूप में उद्धृत करती है जो बाद में डकैती वाली फिल्मों की एक सामान्य विशेषता बन गई। 6. विद्वानों द्वारा 1955 और 1975 के बीच की अवधि को डकैती शैली के लिए सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिकी फिल्म निर्माताओं ने 5 अगेंस्ट द हाउस 1955 और द किलिंग
1956 जैसी फिल्मों में नॉयर डकैती की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए की। 50 के दशक में पहली अंतर्राष्ट्रीय डकैती फिल्मों की रिलीज भी देखी गई। विशेष रूप से फ्रांस में बनी कुछ फिल्में अमेरिकी शैली से प्रभावित थीं और उनका जवाब दे रही थीं। दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं रिफिफी 1955, जो अपने विस्तृत 30 मिनट के डकैती अनुक्रम के लिए जाना जाता है, और बॉब ले फ्लेम्बूर 1956, जो शैली की परंपराओं के साथ खेलने वाले अंत के लिए जाना जाता है। 5 1950 के दशक में ब्रिटिश डकैती फिल्म की शुरुआत भी हुई। 5 इस अवधि की एक उल्लेखनीय इतालवी डकैती फिल्म बिग डील ऑन मैडोना स्ट्रीट 1958 है, जो इस शैली की पैरोडी है। 5 1960 के दशक में डकैती की कहानियां अधिक मुख्यधारा बन गईं, चमकदार और उच्च बजट वाली डकैती फिल्मों के साथ, जो पहले के नॉयर डकैतियों में मौजूद भाग्यवाद और अंधेरे से दूर चली गईं। 5 1960 के दशक की शुरुआत से इसके दो उदाहरण ब्रिटिश फिल्म द लीग ऑफ जेंटलमैन 1960 और अमेरिकी फिल्म सेवन थीव्स 1960 है। डकैती करने के लिए एक समूह को एक साथ इकट्ठा करने के बारे में पारंपरिक डकैती के कथानक के बावजूद, दोनों फिल्में कॉमेडी और ड्रामा को संतुलित करती है, जो पहले की नॉयर डकैती फिल्मों के अंधेरे के विपरीत है। 5 मुख्यधारा में बदलाव के साथ साथ यात्रा में बढ़ती सांस्कृतिक रुचि के कारण विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय लोगों को शामिल करने वाली चमकदार डकैती फिल्मों की लहर चल पड़ी। इनमें रिफिफी इन टोक्यो 1963 और डू रिफिफी ए पेन में 1966 जैसी फिल्में शामिल है। जैसे जैसे दशक आगे बढ़ा, फ्रांस ने भी अधिक चमकदार हीस्ट फिल्में बनानी शुरू कर दी, जो उस समय के बड़े नामों के लिए स्टार वाहन के रूप में काम करती थीं, जैसे कि एनी नंबर कैन विन 1963, जिसमें एलेन डेलन, और ग्रीड इन द सन 1964, जिसमें जीन पॉल बेलमंडो ने अभिनय किया था। 5 इस समय की सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी हीस्ट फिल्में जीन पियरे मेलविले द्वारा निर्देशित की गई थीं, जिनकी हीस्ट फिल्म ले सर्कल रूज 1970 को अक्सर सभी समय की सबसे बड़ी हीस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। 5 1960 के दशक में शैली के इस विस्तार ने पुरानी हीस्ट फिल्मों के रीमेक को भी जन्म दिया। 1968 में मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोर को समाप्त कर दिया गया, जिससे कई डकैती फिल्मों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनमें स्पष्ट हिंसा को दर्शाया गया। इनमें चार्ली वेरिक 1973 और द गेटवे 1972 जैसी फिल्में शामिल थीं। 1975 और 1990 के दशक के शुरुआती दौर को डकैती शैली में उत्पादकता के लिए एक निम्न बिंदु माना जाता है। 5 हालांकि कुछ फिल्में बनी, जैसे कि थीफ 1981 और बिग डील ऑन मैडोना स्ट्रीट का रीमेक क्रैकर्स 1984, कुछ आलोचक उन्हें शैली का सार्थक विकास नहीं मानते हैं। 5 1990 के दशक में डकैती वाली फिल्मों की वापसी हुई, जिसमें कई नई रुचि पैदा हुई। हालांकि जॉन वू की वंस ए थीफ 1991 और स्टीवन सोडरबर्ग की आउट ऑफ साइट 1998 जैसी फिल्मों ने इस शैली की ओर कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जिन 3 फिल्मों ने इस शैली को प्रमुखता दी, वे थीं रिजर्वायर डॉग्स 1992, हीट 1995। इसके परिणामस्वरूप 2000 के दशक में डकैती पर आधारित फिल्मों का एक बड़ा उत्पादन हुआ। इनमें स्नैच 2000 और सेक्सी बीस्ट 2000 जैसी ब्रिटिश फिल्मों से लेकर फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स 2009 जैसी बच्चों की फिल्मों, इनसाइड मैन 2006 जैसी लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्मों और द इटालियन जॉब 2003 जैसी डकैती की क्लासिक फिल्मों के रीमेक शामिल है। 5 इस दौर की कुछ सबसे लोकप्रिय डकैती फिल्मों में ओशंस 11 2001 का रीमेक और इसके सीक्वल ओशंस 12 2004 और ओशंस 13 2007 शामिल है, जो आज भी बने हुए हैं। कॉमन सेंस मीडिया CSM एक अमेरिकी गैरलाभकारी संगठन है, जो बच्चों के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ मीडिया और प्रौद्योगिकी की समीक्षा और रेटिंग प्रदान करता है। 1, 2, 3, 4 यह बच्चों के जीवन में मीडिया की भूमिका पर शोध को भी वित्तपोषित करता है।
5 और मीडिया और शिक्षा के संबंध में बच्चों के अनुकूल नीतियों और कानूनों की सार्वजनिक रूप से वकालत करता है। 2.6 जिम स्टेयर द्वारा 2003 में स्थापित कॉमन सेंस मीडिया वयस्कों और बच्चों के लिए मीडिया की समीक्षा करता है और उपयोगकर्ताओं को इसकी समीक्षा करने की सुविधा देता है। यह किताबों, फिल्मों, टेलीविजन शो, वीडियो गेम, ऐप्स, वेबसाइटों, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनलों की समीक्षा करता है और उन्हें उम्र के अनुसार उपयुक्त शैक्षिक सामग्री जैसे सकारात्मक रोल मॉडल, सकारात्मक संदेश, विविध प्रतिनिधित्व, हिंसा और भयावहता, यौन सामग्री, भाषा, उपभोक्तावाद आदि के आधार पर रेटिंग देता है ताकि परिवार और देखभाल करने वाले अपने बच्चों के लिए मीडिया का चुनाव कर सकें। इसने शिक्षण वातावरण में उपयोग किए जाने वाले ऐप्स, गेम्स और वेबसाइटों का मूल्यांकन करने के लिए रेटिंग का एक सेट भी विकसित किया है। 2020 तक संगठन की रेटिंग और समीक्षा 100 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच गई और इसका डिजिटल नागरिकता पाठ्यक्रम अमेरिका और अन्य देशों में 1 मिलियन से अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। 7 इतिहास बच्चों के लिए एक शैक्षिक मीडिया कंपनी जेपी किड्स और राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं मीडिया समूह चिल्ड्रन नाउ की स्थापना के बाद जिम स्टेयर ने 2003 में कॉमन सेंस मीडिया की स्थापना की। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में स्टेयर ने कहा कि उनका इरादा माता-पिता और बच्चों के लिए एक विशाल जनसमूह तैयार करना है, ठीक उसी तरह जैसे मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग या एआरपी ने किया है। इस समूह को चार्ल्स श्वाब, जॉर्ज रॉबर्ट्स और जेम्स कूल्टर सहित दानदाताओं के एक समूह से 500,000 की शुरुआती धनराशि प्राप्त हुई। 1 अपने बच्चों की मीडिया आदतों के बारे में माता-पिता की चिंता का आकलन करने के लिए कॉमन सेंस मीडिया ने एक सर्वेक्षण करवाया जिसमें पाया गया कि 64% 2 से 17 वर्ष के बच्चों वाले माता-पिता का मानना था कि मीडिया उत्पाद सामान्य रूप से उनके परिवारों के लिए अनुपयुक्त है। सर्वेक्षण में कहा गया कि 81% ने चिंता व्यक्त की कि मीडिया सामान्य रूप से बच्चों में हिंसक या असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। सर्वेक्षण करने वाली कंपनी पेन, स्कोएन एंड बर्लैंड एसोसिएट्स ने कहा कि साक्षात्कार में शामिल 5 में से केवल एक व्यक्ति ने संगीत, फिल्मों, वीडियो गेम और टेलीविजन के लिए उद्योग नियंत्रित रेटिंग प्रणालियों पर पूरी तरह भरोसा किया। 1 अगस्त 2020 में सीएसएम ने बच्चों पर लक्षित मूल मीडिया बनाने और वितरित करने के लिए एक लाभकारी सहायक कंपनी कॉमन सेंस नेटवर्क्स के गठन की घोषणा की। 8 कॉमन सेंस नेटवर्क्स ने तब सेंसिकल नामक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की घोषणा की जिसे 29 जून 2021 को लॉन्च किया गया। 9 जनवरी 2024 में अमेरिका के बच्चों और परिवारों पर पहला वार्षिक कॉमन सेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विवेक मूर्ति, हिलेरी क्लिंटन और सैम ऑल्टमैन जैसे वक्ता शामिल थे। 10 मनोरंजन समीक्षाएं कॉमन सेंस मीडिया हजारों फिल्मों, टीवी शो, संगीत, वीडियो गेम, ऐप्स, वेबसाइट और किताबों की समीक्षा करता है। विकासात्मक मानदंडों के आधार पर समीक्षाएं प्रत्येक शीर्षक की आयु उपयुक्तता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है, साथ ही एक सामग्री ग्रिड भी प्रदान करती है जो शीर्षक के विशेष पहलुओं को रेट करती है, जिसमें शैक्षिक मूल्य, हिंसा, लिंग संदेश और रोल मॉडल शामिल है। प्रत्येक शीर्षक के लिए सीएसएम उस आयु अनुशंसा को इंगित करता है जिसके लिए शीर्षक उपयुक्त या सबसे अधिक प्रासंगिक है। एक समग्र 5 सितारा गुणवत्ता रेटिंग भी शामिल है। साथ ही परिवारों को उनके मनोरंजन के बारे में बात करने में मदद करने के लिए चर्चा प्रश्न भी शामिल है। सीएसएम की पारंपरिक रेटिंग प्रणाली के अलावा वे सीखने पर आधारित रेटिंग का एक सेट भी प्रदान करते हैं जो जटिल शैक्षिक मूल्यों को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 11-12 कॉमन सेंस मीडिया ने 2014 में स्टूडियो को अपनी रेटिंग और एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति देना शुरू किया। इस एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करने वाली पहली फिल्म अलेक्जेंडर एंड द टेरिबल, हॉरिबल, नो गुड, वेरी बैड डे थी। 13
संगठन की वर्तमान रेटिंग प्रणाली मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली से अलग है। 14 सीएसएम कई मीडिया कंपनियों के साथ साझेदारी करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा घरों में संगठन की मुफ्त सामग्री वितरित करती है। उनकी वेबसाइट के अनुसार संगठन के रोड रनर, टीवो, याहू, कॉमकास्ट, चार्टर कम्युनिकेशंस, डायरेक्ट टीवी, डिज्नी, एनबीसी यूनिवर्सल, नेटफ्लिक्स, बेस्ट बाय, गूगल, हफिंगटन पोस्ट, फैंडेंगो, ट्रेंड माइक्रो, वेरिजोन कम्युनिकेशंस, निक्लोडियन, बिंग, कॉक्स कम्युनिकेशंस, कैलिडस्केप, एटी&टी और एनसीएम के साथ सामग्री वितरण अनुबंध है। 15 उनकी समीक्षाएं मीटर्ड पेवॉल के अंतर्गत है। माता-पिता और देखभाल करने वाले हर महीने सीमित संख्या में समीक्षाओं तक मुफ्त पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। संगठन की वेबसाइट और ऐप तक असीमित पहुंच के लिए सशुल्क सदस्यता आवश्यक है। शिक्षा 2009 में सीएसएम ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ग्लोबल किड्स संगठन के साथ साझेदारी की ताकि ऑनलाइन दुनिया में सामने आने वाले मुद्दों के बारे में माता-पिता, किशोरों और शिक्षकों के साथ 3 तरफा संचार का आयोजन किया जा सके। 14 2012 में सीएसएम ने अपना डिजिटल पासपोर्ट जारी किया, जो एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। कक्षा शिक्षक इन पाठ्यक्रमों को मुफ्त में देख सकते हैं, जिससे वे अपने छात्रों की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। डिजिटल पासपोर्ट पाठों को खेलों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रगति के लिए बैज प्रदान करते हैं। 18 सीसा 2013 में सीएसएम ने शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन संसाधन ग्रेफाइट लॉन्च किया, जो उन्हें शैक्षिक तकनीक की समीक्षा और मूल्यांकन करने की सुविधा देता है। इस परियोजना को शिकागो की परोपकारी सुसान क्राउन और माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स के बीजीसी 3 का समर्थन प्राप्त है। 19 वकालत और समर्थन कॉमन सेंस मीडिया ने कक्षा ब्रॉडबैंड पहुंच और विभिन्न शिक्षण ऐप्स सहित शिक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर अरबों डॉलर के सरकारी खर्च को प्रभावित करने में भूमिका निभाई है। ऑनलाइन गोपनीयता सीएसएम ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा एक ऑनलाइन गोपनीयता नीति बनाने का समर्थन किया, जिसमें एक गोपनीयता अधिकार विधेयक शामिल होगा और यह स्पष्ट करेगा कि कंपनियों को ग्राहकों से किस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी रखने की अनुमति है। 20 इसने बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम COPPA के नियमों को अपडेट करने का भी आह्वान किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 1998 में कानून पारित होने के बाद से प्रौद्योगिकी में बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखे, जैसा कि संगठन द्वारा कानून की समीक्षा के हिस्से के रूप में संघीय व्यापार आयोग को दी गई एक रिपोर्ट में प्रलेखित किया गया है। 21 संगठन ने मैसाचुसेट्स के प्रतिनिधि एडवर्ड मार्के और टेक्सास के प्रतिनिधि जो बार्टन को एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में भी मदद की, जिसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर केंद्रित वेबसाइटों को व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले माता-पिता की अनुमति लेनी अनिवार्य थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार समूह यह भी चाहता था कि वेबसाइटों में एक इरेजर बटन हो, जिससे बच्चे और किशोर अपने बारे में ऑनलाइन पोस्ट की गई जानकारी को हटा सकें। समूह ने बच्चों के लिए व्यवहारिक मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगाने का भी समर्थन किया, बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर उन पर लक्षित विज्ञापन। 22 2013 में सीएसएम ने कैलिफोर्निया के इरेजर बिल को पारित करने के लिए जोर दिया। 2014 में उन्होंने कैलिफोर्निया सीनेट बिल 1177 को पारित करने की वकालत की, जो स्कूलों के ऑनलाइन छात्र डेटा की बिक्री और प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाता है। यह बिल स्कूल की जानकारी पर आधारित लक्षित विज्ञापनों और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग न किए जाने पर छात्र प्रोफाइल बनाने पर भी रोक लगाता है। 23 जनवरी 2015 से सोशल मीडिया वेबसाइटों को कैलिफोर्निया के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपनी पोस्ट हटाने की अनुमति देनी होगी। 24
2018 में सीएसएम ने कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम सीसीपीए की वकालत की। 25 सीएसएम ने कैलिफोर्निया गोपनीयता अधिकार अधिनियम सीपीआरए का भी समर्थन किया, जो कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करने और बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करने में विफल रहने वाले निगमों पर दंड बढ़ाने के लिए एक मतपत्र उपाय है। 26 प्लेटफॉर्म जवाबदेही। सीएसएम ने स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का समर्थन किया, एक बहिष्कार जिसमें विज्ञापनदाताओं से फेसबुक पर गलत सूचना और अभद्र भाषा फैलाने के विरोध में अपने विज्ञापन हटाने के लिए कहा गया था। जुलाई 2020 में एडिडास, कोका कोला और यूनिलीवर सहित 500 से ज्यादा कंपनियां इस बहिष्कार में शामिल हुईं। 27 संस्थापक जिम स्टेयर ने मैसाचुसेट्स के पूर्व गवर्नर डेवल पैट्रिक और पूर्व शिक्षा सचिव मार्गरेट स्पेलिंग्स के साथ मिलकर फ्यूचर ऑफ टेक कमीशन की शुरुआत की। यह आयोग बाइडेन प्रशासन के लिए एक तकनीकी नीति एजेंडा विकसित करेगा। 28 हिंसक वीडियो गेम। कॉमन सेंस मीडिया ने नाबालिगों को हिंसक वीडियो गेम बेचने को अपराध घोषित करने वाले 2005 के कैलिफोर्निया कानून को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस संगठन ने ब्राउन बनाम एंटरटेनमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन, जिसे पहले श्वार्ज़नेगर बनाम एंटरटेनमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एमिकस ब्रीफ दाखिल किया था। 29 उन्होंने जोग्बी इंटरनेशनल द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया, जिसमें 2100 अभिभावकों से पूछा गया कि क्या वे वीडियो गेम प्रतिबंध विधेयक, कैलिफोर्निया कानून AB 1793 का समर्थन करते हैं या नहीं। नतीजों से पता चला कि 72% उत्तरदाताओं ने विधेयक के प्रति समर्थन जताया और 75% ने वीडियो गेम उद्योग के प्रति नकारात्मक राय रखी, खासकर जब बात हिंसक वीडियो गेम से बच्चों की सुरक्षा की आती है। 12 अगस्त 2006 को सीएसएम ने संघीय व्यापार आयोग FAC के समक्ष ESRB द्वारा मैनहंट 2 के संशोधित संस्करण की रेटिंग को केवल वयस्कों के लिए से घटाकर परिपक्व कर दिए जाने का विरोध किया। यह विरोध इस आधार पर किया गया कि खेल का संशोधित संस्करण, जिसे दोनों देशों में प्रतिबंधित होने से बचाने के लिए सेंसर किया गया था, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन BBFC द्वारा दी गई रेटिंग के माध्यम से ब्रिटेन में अभी भी प्रतिबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खिलाड़ी अभी भी मॉडेड प्लेस्टेशन 2 पर मैनहंट 2 का लीक हुआ बिना सेंसर वाला संस्करण खेल सकते हैं, जैसा कि टेक-2 इंटरैक्टिव ने उल्लेख किया है। संगठन ने लीक हुए संस्करण की व्यापक उपलब्धता और सेंसर किए गए संस्करण से बच्चों को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए FTC से ESRB रेटिंग प्रक्रिया की संघीय जांच शुरू करने का अनुरोध किया। 31 यह सवाल उठाते हुए कि क्या कॉमन सेंस मीडिया ने वकालत समूह के बजाय एक लॉबिंग समूह के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। लॉस एंजल्स टाइम्स ने संगठन को नाबालिगों के लिए अतिहिंसक खेलों की बिक्री को सीमित करने वाले राज्य कानून को प्रोत्साहित करने की बात आने पर सबसे उत्साही आवाजों में से एक कहा और अपने प्रयासों में लॉबिंग और वकालत के बीच अंतर के बारे में बाल की खाल निकालना बताया। 2 मीडिया और बाल स्वास्थ्य। कॉमन सेंस मीडिया ने अप्रैल 2006 में FCC के चाइल्ड ओबेसिटी टास्क फोर्स में भाग लिया और बच्चों और मीडिया से संबंधित मुद्दों पर एक पैनल चर्चा और सम्मेलन बियॉन्ड प्राइम टाइम की मेजबानी की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष मीडिया के प्रमुख अधिकारी शामिल थे। 32 जून 2006 में CSAM और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के क्लिनिकल बायोएथिक्स विभाग ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया है कि मीडिया का अधिक संपर्क बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसे असर डाल सकता है। इस पत्र में पिछले 28 वर्षों के 173 मीडिया संबंधी अध्ययनों का मूल्यांकन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि 80% अध्ययनों में मीडिया का अधिक संपर्क बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। 33 अक्टूबर 2006 में संगठन ने बच्चों और किशोरों में शारीरिक छवि की धारणा पर मौजूदा शोध से संकलित एक श्वेत पत्र जारी किया। इस पत्र में कहा गया है
कि 6 से 8 साल की उम्र के आधे से ज्यादा लड़के सोचते हैं कि उनका आदर्श वजन उनके वर्तमान आकार से कम है, और जिन बच्चों के माता पिता अपने शरीर से असंतुष्ट हैं, उनके अपने शरीर के बारे में भी ऐसा ही सोचने की संभावना ज्यादा होती है। 34 अप्रैल 2015 में उन्होंने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य और संघीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वकालत प्रयास कॉमन सेंस किड्स एक्शन शुरू किया। 35 कॉमन सेंस मीडिया ने 2017 में गुड बाय सिल्वरस्टीन एंड पार्टनर्स के साथ मिलकर डिवाइस फ्री डिनर नामक एक पीएसए जारी किया, जिसमें विल फेरेल को खाने की मेज पर एक विचलित पिता के रूप में दिखाया गया था, ताकि जिम्मेदार तकनीक और मीडिया के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। 36 कॉमन सेंस जुलाई 2021 में सदन में पेश किए गए सक्सेस एक्ट का समर्थक है। कॉमन सेंस मीडिया ने 2021 में विज्ञापन एजेंसी गुड बाय सिल्वरस्टीन एंड पार्टनर्स के साथ साझेदारी की, ताकि कम आय वाले परिवारों को नए बेहतर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के माध्यम से उनके देय धन का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 1 वर्ष के लिए एक पात्र परिवार में प्रति बच्चे $3,600 तक। 37-38 2023 में कॉमन सेंस ने किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए डव सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की, जो एक संघीय विधेयक है जो बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के लिए डिजाइन मानकों और सुरक्षा उपायों का समर्थन करता है। 39 CSAM अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम ACP के साथ साथ अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम एक्सटेंशन एक्ट का भी समर्थक है, जिसे जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में पेश किया गया था। यह कानून ACP के लिए $7 बिलियन प्रदान करता है, जो देश भर के घरों में सस्ती हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है। चिली आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य भी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी देश है और अंटार्कटिका के सबसे करीब है, जो एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच जमीन की एक संकरी पट्टी के साथ फैला है। 2017 की नवीनतम जनगणना के अनुसार चिली की जनसंख्या 17.5 मिलियन थी और इसका क्षेत्रीय क्षेत्रफल 756, 102 वर्ग किलोमीटर, 291, 933 वर्ग मील है। 3 उत्तर में पेरू के साथ, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण में ड्रेक पैसेज के साथ सीमा साझा करता है। देश कई प्रशांत द्वीपों को भी नियंत्रित करता है, जिनमें जुआन फर्नांडीज, इस्ला सालास वाई गोमेज, डेस्वेंचुरादास और ईस्टर द्वीप शामिल है। NB2 चिली की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सेंटियागो है और राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। स्पेन ने 16वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उपनिवेश बनाया, इनका शासन की जगह ली। हालांकि वे स्वायत्त जनजातीय मापुचे लोगों को जीतने में विफल रहे, जो अब दक्षिण मध्य चिली में रहते हैं। 1818 में स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद चिली 1830 के दशक में एक अपेक्षाकृत स्थिर सत्तावादी गणराज्य के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के दौरान चिली ने महत्वपूर्ण आर्थिक और क्षेत्रीय विकास का अनुभव किया। 1880 के दशक में मापुचे प्रतिरोध को समाप्त कर दिया और पेरू और बोलीविया को हराकर प्रशांत के युद्ध 1879 से 83 में अपने वर्तमान उत्तरी क्षेत्र को प्राप्त किया। 20वीं शताब्दी में 1970 के दशक तक चिली ने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया 12-13 से गुजरा और तेजी से जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण का अनुभव किया। 14, 15, 16, 1960 और 1970 के दशक के दौरान देश को गंभीर बायंदाए राजनीतिक ध्रुवीकरण और उथल-पुथल से चिह्नित किया गया था, जिसका समापन 1973 के चिली तख्तापलट में हुआ, जिसने साल्वाडोर अलेंदे की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित वामपंथी सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से उखाड़ फेंका। इसके बाद ऑगस्टो पिनोशे के नेतृत्व में 16 साल की दक्षिणपंथी सैन्य तानाशाही रही, जिसमें 1980 का चिली संविधान और टुजार आयोग के परामर्श से बनाया गया था। 17, 18 साथ ही कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए। 19 और इसके परिणामस्वरूप 3000 से अधिक मौतें या गायब हो गए। 20
1988 में जनमत संग्रह के बाद 1990 में शासन समाप्त हो गया। चिली एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है और दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर राष्ट्रों में से एक है। 21 राज्य की स्थिरता और लोकतांत्रिक विकास के मामले में भी चिली इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। 22 चिली संयुक्त राष्ट्र, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय CLAC और प्रशांत गठबंधन का संस्थापक सदस्य है और 2010 में OECD में शामिल हो गया। शब्द साधन। चिली शब्द की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत है। 17वीं शताब्दी के स्पेनिश इतिहासकार डिएगो डे रोजलेस के अनुसार 23 इंकाओं ने एकोनकागुआ घाटी को चिली नाम दिया था, जो पिकुंचे जनजाति के मुखिया कैसिक तिली के नाम के अपभ्रंश से लिया गया था, जिसने 15वीं शताब्दी में इंका विजय के समय इस क्षेत्र पर शासन किया था। 24-25 एक अन्य सिद्धांत पेरू की कास्मा घाटी के साथ एकोनकागुआ घाटी की समानता की ओर इशारा करता है, जहां चिली नाम का एक शहर और घाटी थी। 25 अन्य सिद्धांतों का कहना है कि चिली का नाम मूल अमेरिकी शब्द से लिया गया हो सकता है, जिसका अर्थ या तो पृथ्वी के छोर या समुद्री सीगल है। 26 मापुचे शब्द चिली से, जिसका अर्थ हो सकता है जहां जमीन समाप्त होती है। 27 या क्वेशुआ चिरी से। 28 ठंडा। 29 या चिली, जिसका अर्थ या तो बर्फ। 29 30 या पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। 31 मिर्च को जिम्मेदार ठहराया जाने वाला एक और मूल ओनोमेटोपोइक चीलचील है, एक पक्षी के चहचहाहट की मापुचे नकल, जिसे स्थानीय रूप से ट्रायल के रूप में जाना जाता है। 27-32 स्पेनिश विजेताओं ने इस नाम के बारे में इंका से सुना था और 1535 से 36 में पेरू से दक्षिण की ओर डिएगो डे अल्माग्रो के पहले स्पेनिश अभियान के कुछ बचे लोगों ने खुद को चिली के लोग कहा। 27 अंततः मापोचो घाटी का नाम चिली रखने के बाद अल्माग्रो को चिली नाम के सार्वभौमिकरण का श्रेय दिया जाता है। 25 पुरानी वर्तनी चिली अंग्रेजी में 20वीं सदी की शुरुआत तक चिली में बदलने से पहले इस्तेमाल होती रही थी। जून 2024 में कॉमन सेंस मीडिया ने सेफ फॉर किड्स एक्ट का समर्थन किया, जो न्यूयॉर्क का एक कानून है जो 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए माता पिता की सहमति के बिना नशे की लत वाले फीड पर प्रतिबंध लगाता है। CSM ने इस अधिनियम का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि इससे नाबालिगों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और साथ ही बड़ी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। 42-43 अनुसंधान। सितंबर 2017 में CSM ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एनेनबर्ग स्कूल फॉर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के सहयोग से विकसित एक अध्ययन जारी किया, जो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में परिवारों और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित था। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवारों के सर्वेक्षणों की तुलना जापानी परिवारों के सर्वेक्षणों से की गई और पाया गया कि दोनों देश पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जूझ रहे हैं। 44 CSM द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 11 से 17 वर्ष की आयु के 97% बच्चे स्कूल के समय में अपने फोन का उपयोग करते हैं, जबकि 60% बच्चे स्कूल की रातों में आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच सेलुलर उपकरणों का उपयोग करते हैं। 45 मार्च 2023 में कॉमन सेंस मीडिया ने 5 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर लड़कियों के अनुभवों पर एक शोध प्रकाशित किया। टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाली लड़कियों में इस प्लेटफॉर्म की लत लगने की संभावना ज्यादा थी। लगभग 4 में से 1 लड़की ने बताया कि ये ऐप्स उनकी रोजमर्रा की नींद में खलल डालते हैं। 46 नवंबर 2023 में CSM ने AI रेटिंग्स लॉन्च की, जो परिवार के अनुकूल GPT ब्रांडेड बड़े भाषा मॉडल को क्यूरेट करने में मदद करने के लिए AI दिशानिर्देश और शिक्षा सामग्री बनाने की एक पहल है। 47 CSM ने जनवरी 2024 में OpenAI के साथ साझेदारी की ताकि एक समीक्षा प्रणाली विकसित की जा सके, जिसका उद्देश्य माता-पिता, बच्चों और शिक्षकों को AI
तकनीक के जोखिमों और लाभों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, जो कि एआई रेटिंग्स पहल का एक विस्तार है। पत्थर के औजारों के साक्ष्य बताते हैं कि 18,500 साल पहले तक मोंटे वर्डे घाटी क्षेत्र में मानव कभी कभार आते जाते थे। लगभग 10,000 साल पहले प्रवासी मूल निवासी वर्तमान चिली की उपजाऊ घाटियों और तटीय क्षेत्रों में बस गए थे। प्रारंभिक मानव निवास के स्थलों में मोंटे वर्डे, क्यूवा डेल मिलोडोन और पालिया के क्रेटर की लावा ट्यूब शामिल है। 34 इंकाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ समय के लिए वर्तमान उत्तरी चिली तक किया, लेकिन मापुचे या स्पेनियों द्वारा उन्हें अरुकेनियन के नाम से जाना जाता था, ने राज्य संगठन के अभाव के बावजूद इंका साम्राज्य द्वारा उन्हें अधीन करने के कई प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। 35 उन्होंने सापा, इंका तुपैक युपांकी और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मॉल की लड़ाई के रूप में ज्ञात 3 दिवसीय खूनी संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि चिली के क्षेत्रों पर इंका विजय मॉल नदी पर समाप्त हो गई। 36 स्पेनिश उपनिवेशीकरण मुख्य लेख। चिली की विजय और औपनिवेशिक चिली के इतिहास लेखन के अनुसार 1775 में चिली साम्राज्य अगले वर्ष रियो डी ला प्लाटा का वायसराय बनाया गया और मेंडोजा और सैन जुआन शहरों के क्षेत्र चिली से नई इकाई को हस्तांतरित कर दिए गए। 37, 38, 39, 40 1520 में दुनिया की परिक्रमा करते हुए फर्डिनेंड मैगलन ने दक्षिणी मार्ग मैगेलन जलमरूमध्य की खोज की, जिसका नाम अब उनके नाम पर रखा गया है। इस प्रकार वे वर्तमान चिली में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय बने। चिली पहुंचने वाले अगले यूरोपीय डिएगो डे अल्माग्रो और उनके स्पेनिश विजेताओं का दल थे, जो 1535 में सोने की तलाश में पेरू से आए थे। स्पेनियों का सामना विभिन्न संस्कृतियों से हुआ, जो मुख्यतः कटाई छंटाई कृषि और शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करती थीं। 36 चिली की विजय 1540 में गंभीरता से शुरू हुई और इसे फ्रांसिस्को पिजारो के लेफ्टिनेंटों में से एक पेद्रो डी वाल्डिविया ने अंजाम दिया, जिन्होंने 12 फरवरी 1541 को सैंटियागो शहर की स्थापना की। हालांकि स्पेनियों को वह व्यापक सोना और चांदी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, उन्होंने चिली की केंद्रीय घाटी की कृषि क्षमता को पहचान लिया और चिली स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 36 विजय धीरे धीरे हुई और यूरोपीय लोगों को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। 1553 में शुरू हुए एक विशाल मापुचे विद्रोह के परिणामस्वरूप वाल्डिविया की मृत्यु हो गई और उपनिवेश की कई प्रमुख बस्तियां नष्ट हो गईं। इसके बाद 1598 और 1655 में बड़े विद्रोह हुए। हर बार जब मापुचे और अन्य मूल निवासी समूहों ने विद्रोह किया, तो उपनिवेश की दक्षिणी सीमा उत्तर की ओर धकेल दी गई। 1683 में स्पेनिश राजशाही द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन इस मान्यता के साथ किया गया था कि मापुचे लोगों को दास बनाने से उनका प्रतिरोध और तीव्र हुआ, न कि उन्हें डराने धमकाने में। शाही प्रतिबंधों के बावजूद निरंतर उपनिवेशवादी हस्तक्षेप के कारण संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 41 सत्यापन आवश्यक। उत्तर में रेगिस्तान, दक्षिण में मापुचे, पूर्व में एंडीज पर्वतमाला और पश्चिम में महासागर से कटा हुआ, चिली स्पेनिश अमेरिका में सबसे केंद्रीकृत समरूप क्षेत्रों में से एक बन गया। एक प्रकार की सीमांत सेना के रूप में कार्य करते हुए कॉलोनी ने खुद को मापुचे और स्पेन के यूरोपीय दुश्मनों, विशेष रूप से अंग्रेजी और डच, दोनों के अतिक्रमण को रोकने के मिशन के साथ पाया। 1924 में जनरल लुइस अल्तामिरानो के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट ने राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू कर दिया, जो 1932 तक चला। उस अवधि में सत्ता संभालने वाली 10 सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार जनरल कार्लोस इबानेज डेल कैंपो की थी, जिन्होंने 1925 में कुछ समय के लिए वास्तविक तानाशाह के रूप में शासन किया और फिर 1927 और 1931 के बीच फिर से शासन किया। ये सत्तावादी सरकारें लैटिन अमेरिका में अन्य जगहों की सरकारों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम कठोर और भ्रष्ट थीं। 50 51
लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपकर इबानेज डेल कैंपो ने अपनी विचारधारा की अस्पष्टता और परिवर्तनशीलता के बावजूद 30 से अधिक वर्षों तक एक प्रभावी राजनेता बने रहने के लिए पर्याप्त रूप से जनता के एक बड़े हिस्से का सम्मान बनाए रखा। 1932 में जब संवैधानिक शासन बहाल हुआ तो एक मजबूत मध्यवर्गीय पार्टी रेडिकल्स का उदय हुआ। यह अगले 20 वर्षों तक गठबंधन सरकारों में एक प्रमुख शक्ति बनी रही। रेडिकल पार्टी के प्रभुत्व 1932 से 52 के दौरान राज्य ने अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ा दी। 1952 में मतदाताओं ने इबानेज डेल कैंपो को अगले 6 वर्षों के लिए सत्ता में वापस लौटा दिया। 1958 में जॉर्ज एलेसांद्री ने इबानेज डेल कैंपो का स्थान लिया, जिससे चिली के रूढ़िवाद को एक और कार्यकाल के लिए लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में वापस लाया गया। 1964 में क्रिश्चियन डेमोक्रेट एडुआर्डो फ्रेई मोंटाल्वा के पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति चुनाव ने बड़े सुधारों का दौर शुरू किया। स्वतंत्रता में क्रांति के नारे के तहत फ्रेई प्रशासन ने दूरगामी सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों की शुरुआत की, खासकर शिक्षा, आवास और कृषि सुधारों के क्षेत्र में, जिसमें कृषि श्रमिकों का ग्रामीण संघीकरण भी शामिल था। हालांकि 1967 तक फ्रेई को वामपंथियों के बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके सुधार अपर्याप्त थे, और रूढ़िवादियों का भी, जिन्होंने उन्हें अत्यधिक पाया। अपने कार्यकाल के अंत तक फ्रेई अपनी पार्टी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए थे। 36 साल्वाडोर अलेंदे 1970 के चुनाव में चिली की सोशलिस्ट पार्टी, जो उस समय पॉपुलर यूनिटी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें कम्युनिस्ट, रेडिकल, सोशल डेमोक्रेट, असंतुष्ट क्रिश्चियन डेमोक्रेट, पॉपुलर यूनिटरी एक्शन मूवमेंट और इंडिपेंडेंट पॉपुलर एक्शन शामिल थे, के सीनेटर सल्वाडोर अलेंदे 36 ने त्रिकोणीय मुकाबले में बहुमत से आंशिक बहुमत हासिल किया, जिसके बाद क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के रादोमिरो टॉमिक और कंजर्वेटिव पार्टी के जॉर्ज एलेसेंड्री का स्थान रहा। अलेंदे को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उन्हें 35% से भी कम वोट मिले। चिली कांग्रेस ने प्रमुख उम्मीदवारों अलेंदे और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एलेसेंड्री के बीच एक रनफ वोट आयोजित किया और परंपरा को बनाए रखते हुए 153 से 35 के वोट से अलेंदे को चुना। फ्रेई ने अलेंदे का विरोध करने के लिए एलेसेंड्री के साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया, इस आधार पर कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट एक श्रमिक पार्टी थी और दक्षिणपंथी के साथ आम कारण नहीं बना सकती थी। 52-53 1972 में शुरू हुई आर्थिक मंदी, पूंजी पलायन, निजी निवेश में भारी गिरावट और अलेंदे के समाजवादी कार्यक्रम के जवाब में बैंक जमाओं की निकासी के कारण और भी बढ़ गई। उत्पादन गिर गया और बेरोजगारी बढ़ गई। उपभोक्ता खर्च बढ़ाने और आय को नीचे की ओर पुनर्वितरित करने के लिए अलेंदे ने मूल्य स्थिरीकरण, वेतन वृद्धि और कर सुधार जैसे उपाय अपनाए। 54 संयुक्त सार्वजनिक निजी लोक निर्माण परियोजनाओं ने बेरोजगारी को कम करने में मदद की। 55 पृष्ठ आवश्यक बैंकिंग क्षेत्र का अधिकांश भाग राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तांबा, कोयला, लोहा, नाइट्रेट और इस्पात उद्योगों के कई उद्यमों का अधिग्रहण, राष्ट्रीयकरण या राज्य के हस्तक्षेप के अधीन कर दिया गया। अलेंदे प्रशासन के पहले वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और बेरोजगारी में गिरावट आई। बुकेनेर्स और समुद्री डाकू ने मापुचे के अलावा कॉलोनी को खतरे में डाल दिया, जैसा कि सर फ्रांसिस ड्रेक के 1578 के छापे से पता चला था, जो कॉलोनी के प्रमुख बंदरगाह वालपराइसो पर था। चिली ने अमेरिका में सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक की मेजबानी की, जिससे यह स्पेनिश संपत्तियों में से सबसे अधिक सैन्यीकृत हो गया, साथ ही पेरू के वायसराय के खजाने पर एक नाली भी बन गया। 27 ह्यूलेन हिल में पेद्रो डी वाल्डिविया द्वारा सैंटियागो की स्थापना की पेद्रो लीरा की 1888 की पेंटिंग। पहली आम जनगणना अगस्टिन डे जोरेगुई की सरकार द्वारा 1777 और 1778 के बीच आयोजित की गई थी। इससे पता चला कि कुल जनसंख्या 2,59,646 थी।
73.5% यूरोपीय मूल के, 7.9% मेस्टिजो, 8.6% मूल निवासी और 9.8% अश्वेत। चिलोए प्रांत के गवर्नर फ्रांसिस्को हर्टाडो ने 1784 में जनगणना कराई और पाया कि कुल जनसंख्या 26,703 थी, जिनमें से 64.4% श्वेत और 33.5% मूल निवासी थे। कॉन्सेप्सियोन के सूबा ने 1812 में मॉल नदी के दक्षिण के क्षेत्रों में जनगणना कराई, लेकिन इसमें मूल निवासी या चिलोए प्रांत के निवासियों को शामिल नहीं किया गया। अनुमानित जनसंख्या 210,567 थी, जिनमें से 86.1% स्पेनिश या यूरोपीय मूल के थे, जिनमें से 10% स्वदेशी थे और 3.7% मेस्टिजो, अश्वेत और मुल्तो थे। 42 बैटन और लोरकाजाना द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी यूरोपीय प्रवासियों की अपेक्षाकृत उच्च हिस्सेदारी वाले क्षेत्र संख्यात्मकता के मामले में तेजी से विकसित हुए, भले ही प्रवासियों की कुल संख्या कम थी। यह प्रभाव बाह्य कारकों से संबंधित हो सकता है। आसपास की आबादी ने छोटे गैर यूरोपीय आप्रवासी समूह के समान व्यवहार अपनाया और नए स्कूल बनाए गए। विडंबना यह है कि प्रवासियों द्वारा किए गए शैक्षिक निवेश से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते थे, साथ ही इन क्षेत्रों में बढ़ती असमानता के कारण संख्यात्मकता कम हो सकती थी। हालांकि आप्रवासन के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत थे। 43 स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण भी देखे। चिली का स्वतंत्रता संग्राम, प्रशांत महासागर का युद्ध और अर्जेंटीना चिली नौसैनिक हथियारों की दौड़ जनरल जोस डे सैन मार्टिन बाय और बर्नार्डो ओहिगिंस दाए एंडीज को पार करते समय 1808 में नेपोलियन द्वारा अपने भाई जोसेफ को स्पेन के राजा के रूप में सिंहासनारूढ़ करने के बाद चिली में स्पेन से स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। अपदस्थ राजा के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड के नाम पर एक राष्ट्रीय सेना का गठन 18 सितंबर 1810 को किया गया। चिली की सरकारी सेना ने स्पेनिश राजशाही के भीतर चिली के लिए एक स्वायत्त सरकार की घोषणा की। इस दिन की याद में चिली हर साल 18 सितंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इन घटनाओं के बाद जोस मिगुएल कैरेरा सबसे प्रसिद्ध देशभक्तों में से एक और उनके दो भाइयों जुआन जोस और लुइस कैरेरा के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने जल्द ही व्यापक समर्थन प्राप्त कर लिया। स्पेनियों द्वारा मनमाना शासन पुनः लागू करने के प्रयासों को, जिसे रिकोनक्विस्टा कहा गया, एक लंबे संघर्ष का कारण बना, जिसमें बर्नार्डो ओहिगिंस की अंदरूनी कलह भी शामिल थी, जिसने कैरेरा के नेतृत्व को चुनौती दी थी। 1817 तक रुक कर युद्ध जारी रहा। अर्जेंटीना में कैरेरा के जेल में होने के साथ ओहिगिंस और कैरेरा विरोधी साथी जोस डे सैन मार्टिन, अर्जेंटीना के स्वतंत्रता संग्राम के नायक, ने एक सेना का नेतृत्व किया जिसने एंडीज को पार करके चिली में प्रवेश किया और राजभक्तों को हराया। 12 फरवरी 1818 को चिली को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। हालांकि राजनीतिक विद्रोह से बहुत कम सामाजिक बदलाव आया और 19वीं सदी के चिली समाज ने स्तरीकृत औपनिवेशिक सामाजिक संरचना का सार संरक्षित रखा, जो पारिवारिक राजनीति और रोमन कैथोलिक चर्च से काफी प्रभावित था। अंततः एक मजबूत राष्ट्रपति पद का उदय हुआ, लेकिन धनी जमींदार शक्तिशाली बने रहे। 36 बर्नार्डो ओहिगिंस ने एक बार फिलीपींस को स्पेन से मुक्त कराकर और द्वीपों को शामिल करके चिली का विस्तार करने की योजना बनाई थी। इस संबंध में उन्होंने स्कॉटिश नौसेना अधिकारी लॉर्ड थॉमस कोचरन को 12 नवंबर 1821 को लिखे एक पत्र में ग्वायाकिल, गैलापागोस द्वीप समूह और फिलीपींस पर विजय प्राप्त करने की अपनी योजना व्यक्त की। तैयारियां भी हुईं, लेकिन ओहिगिंस के निर्वासित होने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पाई। 44 21 मई 1879 को इक्विक की लड़ाई। प्रशांत क्षेत्र के युद्ध में चिली की जीत ने उसे नए क्षेत्रों में विस्तार करने का अवसर दिया। चिली ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना और अपनी सीमाएं स्थापित करना शुरू कर दिया। तांतौको संधि के तहत चिलोए द्वीपसमूह को 1826 में शामिल किया गया।
चानारसिल्लो में चांदी के अयस्क की खोज और वालपाराइसो बंदरगाह के बढ़ते व्यापार के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी, जिसके कारण प्रशांत महासागर में समुद्री प्रभुत्व को लेकर पेरू के साथ संघर्ष हुआ। इसी समय 1848 में अरुकानिया में घुसपैठ और जर्मन प्रवासियों के साथ लानकीहुए को उपनिवेश बनाकर दक्षिणी चिली में संप्रभुता को मजबूत करने के प्रयास किए गए। जॉन विलियम्स विल्सन की कमान में स्कूनर एंकुड द्वारा फोर्ट बुलनेस की स्थापना के साथ 1843 में मैगलन क्षेत्र पर देश का नियंत्रण होने लगा, जबकि एंटोफगास्टा क्षेत्र, जो उस समय बोलीविया के साथ विवाद में था, लोगों से भरने लगा। 1829 से 1830 के चिली गृहयुद्ध के बाद, जिसमें रूढ़िवादियों की जीत हुई, जोआक्विन प्रीतो प्रशासन के तहत 1833 का चिली संविधान लिखा गया और 3 मंत्रियों डिएगो पोर्टल्स के उच्च प्रभाव से लागू किया गया। 1850 के दशक में चिली में 2 अन्य गृहयुद्ध हुए, एक 1851 में और दूसरा 1859 में। चिली के इतिहास लेखन के अनुसार चिली गणराज्य के क्षेत्रीय नुकसान कानून द्वारा 19वीं सदी के अंत में सैंटियागो की सरकार ने अराउकेनिया पर कब्जा करके दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। चिली और अर्जेंटीना के बीच 1881 की सीमा संधि ने मैगलन जलमरूमध्य पर चिली की संप्रभुता की पुष्टि की, लेकिन 1842 में शुरू हुए एक विवाद के बाद देश को पूर्वी पैटागोनिया के बाकी हिस्सों पर अपना दावा भी छोड़ना पड़ा। 46 पेरू और बोलीविया के साथ प्रशांत युद्ध 1879 से 83 के परिणामस्वरूप चिली ने उत्तर की ओर अपने क्षेत्र का लगभग 1/3 विस्तार किया, जिससे बोलीविया की प्रशांत महासागर तक पहुंच समाप्त हो गई और उसने बहुमूल्य नाइट्रेट भंडार हासिल कर लिए, जिसके दोहन से राष्ट्रीय समृद्धि का युग शुरू हुआ। 1870 तक चिली दक्षिण अमेरिका के उच्च आय वाले देशों में से एक बन गया था। 9 सितंबर 1888 को ताहिती के बिशप मोनसिग्नोर जोस मारिया वर्डियर के प्रयासों से स्थानीय राजा के साथ एक पारस्परिक वसीयत समझौते पर हस्ताक्षर करके चिली ने ईस्टर द्वीप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि द्वीप पर दास व्यापारियों द्वारा लगातार हमले हो रहे थे। नौसेना अधिकारी पोलिकार्पो टोरो चिली सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे और अतामु टेकेना रापानुई परिषद के प्रमुख थे। रापानुई के बुजुर्गों ने अपनी प्रमुख उपाधियों, अपनी जमीनों के स्वामित्व, अपनी संस्कृति और परंपराओं की वैधता को समान शर्तों पर त्यागे बिना संप्रभुता सौंप दी। रापानुई ने कुछ भी नहीं बेचा और समान शर्तों पर चिली में एकीकृत हो गए। 1891 के चिली गृहयुद्ध ने राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच सत्ता का पुनर्वितरण किया और चिली में संसदीय शैली का लोकतंत्र स्थापित हुआ। हालांकि गृहयुद्ध स्थानीय उद्योगों के विकास के पक्षधरों और शक्तिशाली चिली बैंकिंग हितों, विशेष रूप से एडवर्ड्स हाउस, जिसके विदे। तो दोस्तों इसका नया जो सेक्शन है वो हमें इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगा और उसमें तकरीबन 7 से 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसे शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।